नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 29 सितंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग एक वर्ल्ड लोकेशन जो कि है सऊदी अरब। उसके बारे में जानेंगे कि सऊदी अरब के सराउंडिंग कंट्री कहाँ कहाँ पे हैं और इसके आसपास कौन कौन से गल्फ है, कौन कौन से ओशन है, इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है जो 28 सितंबर 2023 को इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब कि भारत के हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे, तो एस स्वामीनाथन, उनकी कल मृत्यु हो गई। तो उसी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उनका क्या योगदान था हरित क्रांति के वास्तुकार के रूप में, ठीक है, आर्किटेक्चर के रूप में। तो अगला आर्टिकल है रिफॉर्म्स कैन एड्रेस इंडियाज किडनी ट्रांसप्लांट डेफिसिट। तो इसमें कहा जाता है सुधार की आवश्यकता है भारत के किडनी प्रत्यारोपण घटे हुए दर को संबोधित करने के लिए, इसमें बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। अगला आर्टिकल है केयरिंग फॉर द ओल्ड, मतलब कि वृद्ध लोगों की देखभाल की आवश्यकता है, इसके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसको भी हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक वर्ल्ड लोकेशन। सऊदी अरब जो है वो मध्य पूर्व मिड ईस्ट में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है। यह एक इस्लामी राजतंत्र है जिसकी स्थापना 1750 के आसपास सऊद द्वारा किया गया था। यहाँ की धरती रेतीली होती है तथा जलवायु उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। यह विश्व के अग्रणी तेल निर्यातक देशों में से गिना जाता है और सऊदी अरब के पश्चिम की ओर लाल सागर है, रेड सी, और उसके पार जो है वो मिस्र है, इजिप्ट। दक्षिण की ओर ओमान और यमन है और उसके दक्षिण में हिंद महासागर भी है। उत्तर में इराक और जॉर्डन की सीमा लगती है, जबकि पूरब में फारस की खाड़ी और कुवैत तथा संयुक्त अरब अमीरात फिलिस्तीन का क्षेत्र इसके उत्तर में स्थित है और अरबों ने इसके इतिहास को बहुत अधिक प्रभावित किया है। तो इसको अब मैप में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यह है सऊदी अरब का मैप, इसकी राजधानी जो है रियाद है। तो इसके पहले जो सराउंडिंग कंट्री उसको देख लेते हैं। यमन हो गया, ओमान हो गया, यूएई साउथ में, उसके बाद यहाँ पे ईस्ट में जो है वो पर्शियन गल्फ है, उसके बाद यहाँ पे ईरान है ईस्टर्न में, और नॉर्थ ईस्ट में जो है वो इराक है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में जॉर्डन है। इंपॉर्टेंट है इसलिए देखिएगा, ठीक है। इजराइल है इसी साइड, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका इजराइल से सीमा नहीं लगता है, जॉर्डन से सीमा लगता है, ठीक है। उधर उसके बाद रेड सी के पार इजिप्ट है, इधर इरिट्रिया है, तो याद रखिएगा बीच में रेड सी है। इधर ईस्टर्न साइड में पर्शियन गल्फ है, उसके बाद बीच में सीरियन डेजर्ट है, ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड नाफूड डेजर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तवाइक माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और मैप में देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं, तो इसमें लगभग चीजें बराबर ही हैं, ठीक है। रेड सी हो गया। आसपास एक कंट्री जरूर याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात है, गल्फ ऑफ पर्सिया है, गल्फ ऑफ अदन है, अरेबियन सी है, ठीक है, याद रखिएगा अरेबियन सी है यहाँ पे जिबूती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला आर्टिकल है हमारा भारत की हरित क्रांति के जो वस्तुकार थे एम एस स्वामीनाथन, उनकी कल मृत्यु हो गई। वे 1925 से 2023 तक अपना जीवन व्यतीत किए, वो 98 साल के थे, ठीक है। तो इनका जो पूरा नाम था याद रखेगा, मनकोनवू संबाशिवन स्वामीनाथन, जिन्हें एम एस के नाम से भी जाना जाता है, एम एस स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और देश की हरित क्रांति के प्रमुख वास्तुकार थे। उनकी उम्र जो संबंधी समस्याओं के कारण गुरुवार को चेन्नई में उनके आवास पर निधन हो गया। ये देखिए, उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 1960 के दशक के मध्य में एक के बाद एक भयंकर सुखाड़ आए थे भारत में, जिसने राजनीतिक नेतृत्व और वैज्ञानिक कम्युनिटी को शीप टू माउथ अस्तित्व पर काबू पाने के लिए, समाधान खोजने के लिए मजबूर किया। तब देश अमेरिका से आयातित, उस समय बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग जो फूड था वो अमेरिका से आयातित करते थे और भी फॉरेन कंट्री से आयातित करते थे। डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की सफलता के लिए दो कृषि मंत्रियों सी सुब्रमण्यम और जगजीवन राम दोनों के साथ मिलकर कार्य किया।
और एक कार्यक्रम जिसने उत्पादन में भारी उछाल लाया, ठीक है, प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा उछाल लाया, और रासायनिक जैविक प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम से गेहूं और चावल का उत्पादन में वृद्धि हो गया। यही थी कुछ खास बातें। जो कल उनकी मृत्यु हुई तो उनका एक बहुत ही महत्व था हमारे देश के विकास के लिए, खासकर कृषि के विकास के लिए। तो इनके बारे में कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट थी जो हमने पढ़ा। अब आगे देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है सुधार की आवश्यकता है, रिफॉर्म कैन एड्रेस इंडियाज किडनी ट्रांसप्लांट डेफिसिट। जो भारत की किडनी प्रत्यारोपण समस्या है वो बहुत कम होता है, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं जब किडनी की बात आती है तो भारत में अंगों की कमी जो है बहुत ज्यादा होती है, किडनीज ऑर्गेन शॉर्टेज व्हेन इट कम किडनीज इज अलार्मिंग। तो 2022 में 2 लाख से अधिक रोगियों को प्रत्यारोपण के लिए, ट्रांसप्लांटेशन के लिए किडनी की आवश्यकता थी, लेकिन केवल 750 प्रत्यारोपण हुए, मतलब कि मात्र 3.4% ही प्रत्यारोपण हुए। उसके बाद कहा जाता है मधुमेह, कुपोषण, भीड़ भाड़ और खराब स्वच्छता की व्यापकता के कारण भारत में क्रोनिक किडनी रोग, जिसको बोलते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज या सीकेडी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीकेडी, का प्रचलन बहुत अधिक है, जिससे लगभग 17% आबादी प्रभावित है। इस डायबिटीज हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, ओवर क्राउडिंग हो गया या पुअर सैनिटाइजेशन, इस समस्या से के कारण किडनी की समस्या और बढ़ जाती है। और इन कारणों से जो किडनी की समस्या जो है अभी पूरी आबादी में लगभग 17% हो गई है। तो सीकेडी मतलब कि क्रोनिक किडनी डिजीज अक्सर अंतिम चरण की गुर्दों की बीमारी, मतलब कि एंड स्टेज रेनल डिजीज का कारण बनता है। तो यहाँ पे ठीक है ये बातें लिखी गई है। तो इन स्टेज रेनल डिजीज के लिए किडनी प्रत्यारोपण बहुत ही आवश्यक है, और विशेष रूप से प्रत्यारोपण प्रायः उन सभी आयामों पर विकल्पों से बेहतर होता है जो मायने रखते हैं कि जीवन की गुणवत्ता, रोगियों की सुविधा और जीवन प्रत्याशा, साथ ही लागत प्रभाविता हो। तो यहाँ पे कहा जाता है ऑल डायमेंशंस दैट मैटर्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट कन्वीनियंस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है, ये सारी चीजें इसके लिए मायना रखता है ESRD के लिए, मतलब कि एंड स्टेज रेनल डिजीज के लिए। आगे कहा जाता है इसमें बदलाव का क्या क्या मामला है। भारत के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, अन्य विकसित देश लगभग 20% ट्रांसप्लांट करते हैं, और जबकि भारत में मात्र 3.4%। तो आगे कहा जाता है विशेष रूप से इस अंतर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो भारत में चिकित्सा सुविधाओं की कमी की तुलना में अधिक कड़े नियमों के कारण। यहाँ पे नियम कड़े हैं ट्रांसप्लांटेशन संबंधित, खासकर किडनी ट्रांसप्लांट से। इसी के कारण यहाँ पे जो किडनी है वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। तो यहाँ पे 4 तरीके बताए हैं राइटर ने जिसने कोई मरीज किडनी प्राप्त कर सकता है, जिससे पहले किसी मृत व्यक्ति से किडनी प्राप्त करना है, यह दान की कमी या मृत्यु की प्रकृति पर आवश्यक विशेष परिस्थितियों और किडनी को इकट्ठा करने और संग्रहित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी भी है, इसमें बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यहाँ एक तो हमारे देश की पॉलिसी है वो बाधा उत्पन्न कर रही है, और बुनियादी ढांचा जो है वो भी बाधा उत्पन्न कर रही है, और चिकित्सा सुविधाओं में जो बुनियादी ढांचा है वो भी नहीं सुलभ किया गया है। और दूसरी बात कहते हैं यहाँ पे राइटर कि किसी रिश्तेदार या मित्र से दान देने का अनुरोध करना, हालांकि दाता और प्राप्तकर्ता को रक्त प्रकार, मतलब कि ब्लड ग्रुप और भी चीजें मिलनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, और उत्तक टिश्यूज प्रकार के मामले में संगत होना चाहिए। ऐसे रिश्तेदार मित्र जो होते हैं दाता अक्सर असंगत होते हैं, जितने भी मित्र होते हैं उनसे मैच नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो ट्रांसप्लांटेशन में सहयोग नहीं कर पाते हैं। आगे कहा जाता है 2 नवीन किडनी विनिमय विधियां के बारे में बताते हैं राइटर। ठीक है, इस प्रकार किडनी एक्सचेंज के लिए नियमों की आवश्यकता है, क्योंकि किडनी एक्सचेंज अक्सर पारिवारिक यूनिट से किया जाता है, लेकिन हमारा तर्क है कि 2 नवीन किडनी विनिमय विधियां जैसे किडनी स्वैप और किडनी चेन को भी बनाया जा सकता है, ऐसा राइटर का सुझाव है। इसमें कहा जाता है 2 इनोवेटिव किडनी एक्सचेंज मेथड, किडनी स्वैप और किडनी चेन। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि किडनी एक्सचेंज के लिए हम 2 अजनबी, जैसे मान लीजिए सुनीता और जोया का उदाहरण दिया जाता है, जिसमें किडनी की दोनों को जरूरत है। तो सुनीता का जो जीवन साथी है, पति, उसके साथ असंगत है, ठीक है, और जोया भी यही समस्या के कारण है कि जोया का भी पति है, इसके साथ हस्बैंड वाइफ में किडनी का वो ग्रुप मैच नहीं कर रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे, यदि सुनीता का जीवन साथी जोया के साथ अनुकूल है और जोया का जीवन साथी सुनीता के साथ अनुकूल है, दोनों स्वैप कर लेंगे एक दूसरे का किडनी, ठीक है,
तो स्वैप दान संभव होगा और किडनी श्रृंखला में आए। अब आगे कहा जाता है किडनी चेन के बारे में बताया था, वो तो स्वैपिंग हो गया, और ये किडनी चेन। तो इसमें कहा जाता है सोनू के मामले को देखें तो एक परोपकारी दाता, ठीक है, जो बदले में किडनी के कोई उम्मीद किए बिना अपनी किडनी दान करता है, मतलब कि उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि उसे भी किडनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है सोनू जो है सुनीता को किडनी दान करता है, जो अनुकूल माना जाता है, दोनों का सारी चीजें मैच कर गया है, ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ठीक है। फिर सुनीता की पत्नी जोया को दान देती है और जोया की पत्नी किसी अन्य को दान देती है, तो इसे कहा जाता है चेन, मतलब कि जागरूक किया जा रहा है मेनली ऑर्गन डोनेशन के लिए। इसमें यही चेन कहा जा रहा है कि हम किसी को दान करेंगे, कोई और किसी को दान करेगा और कोई और व्यक्ति किसी को दान करेगा, इससे क्या होगा, एक चेन बनता रहेगा और जिसकी भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति होती रहेगी, जैसे हम लोग अभी ब्लड डोनेशन करते हैं। आगे कहा जाता है कि भारत में कानूनी भी बाधाएं बहुत ज्यादा है। हमारे शोध से पता चला है कि भारत में बमुश्किल कोई स्वैप होता है और लगभग कोई श्रृंखला नहीं होती है। तो यही बातें कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में न तो स्वैप होता है और न ही कोई चेन है इसके लिए। तो हालांकि इसका बाधा जो है मुख्यतः कानूनी बाधा है और यह एक महत्वपूर्ण अवसर है कि जो हम एक्सचेंज के लिए एक सही कानून बनाएं, जिसका परिणाम अभी वर्तमान में बहुत ही भयावह है। भारत में कानूनी रूप से उचित अनुमति के साथ स्वैप ट्रांसप्लांट की अनुमति है, लेकिन दाता और प्राप्तकर्ता जोड़े के रूप में केवल निकट रिश्तेदारों को ही ऐसी अनुमति दी जाती है। जो ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित नीतियां दी गई है, बस छूट दिया गया है जो उसके फैमिली हैं उन्हीं को छूट दिया गया है देने के लिए कोई भी किडनी। तो इस प्रतिबंध के अपवाद के रूप में केरल, पंजाब और हरियाणा, जहां उच्च न्यायालय के फैसले ने हाल ही में सत्यापन के बाद, ठीक है, सत्यापन वेरिफिकेशन अप्रूवल के बाद गैर निकट जो लोग उसके परिवार का हिस्सा नहीं है, स्ट्रेंजर हैं, वो रिश्तेदार भी दाता प्राप्तकर्ता जोड़े को किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आफ्टर सत्यापन, ठीक है, वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इस प्रकार अधिकांश राज्यों में यदि सुनीता का दाता निकट संबंधी, मतलब जैसे कि पति पत्नी या माता पिता नहीं है, तो वह और उसका दाता अदला बदली में भाग नहीं ले सकता। तो यहाँ पे मान लीजिए केरल, पंजाब और हरियाणा का छोड़ दिया जाए तो और जगह जो स्ट्रेंजर हैं, जो परिवार के सदस्य नहीं है, वो इसमें ट्रांसप्लांटेशन में भाग नहीं ले सकते। तो इसके विपरीत सुनीता के गैर निकट रिश्तेदार के लिए उसे दान देना कानूनी है। तो स्वैप और प्रत्यक्ष दान में ये दोहरे जो मानक हैं वो संदिग्ध है। तो स्वैप को प्रत्यक्ष दान के बराबर बनाने के लिए कानून को आसान बनाना आवश्यक है। आगे कहा जाता है राइटर के द्वारा, इसके अलावा जो लोगों की मौत हो जाती है उससे सीधे ट्रांसप्लांटेशन के लिए उसे प्रोक्योर किया जा सकता है, जो अंग है उसे बचा के रखा जा सकता है, संग्रह किया जा सकता है कुछ समय तक के लिए ही, लेकिन उसे संग्रह किया जा सकता है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य सूची के विपरीत स्वैप के लिए कोई राष्ट्रीय समन्वय प्राधिकरण नहीं है। यहाँ पे कहा जाता है कि जो लोग मर जाते हैं उसके लिए कोई भी राष्ट्रीय समन्वय प्राधिकरण नहीं है, जिससे कि जो आवश्यक ऑर्गन है उसको प्रिजर्व किया जा सके। यह फिर से एक बड़ा अवसर है वर्तमान समय में जो चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि बड़े और अधिक विविध पुल संगत स्वैप ढूंढना आसान बनता है। हालांकि भारत में कभी कदार किडनी एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन किडनी चेन लगभग नगण्य है। पहला केरल को, यहाँ पे पहला कहा जाता है, केरल को छोड़कर सभी राज्यों में परोपकार के लिए किडनी दान करना गैर कानूनी है। तो यही बात कहा जाता है, 3 राज्यों का नाम लिया गया है, केरल, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। आगे कहा जाता है इस प्रकार कोई श्रृंखला शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि बदले में किडनी परिवार के किसी सदस्य के लिए प्राप्त किए बिना कोई दान नहीं कर सकता और मृतक या ब्रेन डेड की किडनी का उपयोग केवल सीधे, जिसे जरूरत है, सीधे प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है, चेन या चक्र के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा समय तक वो सही नहीं रह पाता किडनी, इसलिए जिसको एकदम तुरंत आवश्यक है उसी को किडनी वो उपयोगी होता है। तो किडनी चेन की कमी संभवतः स्वैप से भी बड़ा अवसर गंवाना है। तो स्वैप में भाग लेते समय परिवार सभी दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के लगभग एक साथ ऑपरेशन की मांग करते हैं, क्योंकि कोई भी किडनी प्राप्त किए बिना खोना नहीं चाहता है। इसलिए चाहता है कि जो प्राप्त करने वाला है और डोनर है दोनों का ऑपरेशन एक साथ हो, जिससे बाद में कोई मुकरे नहीं। लेकिन प्रत्येक मरीज को पहले किडनी मिलता है और उसके बाद ही उसके रिश्तेदार दान करते हैं। इस प्रकार स्वैप की तुलना में श्रृंखलाओं में काफी कम अस्पताल संसाधन और प्रतिभागियों के लिए अनिश्चितता शामिल है। स्वैप और चेन को विनियमित करने को वाले
अनावश्यक रूप से कठोर कानूनों ने किडनी के लिए काले बाजार, यहाँ पे काला बाजार का भी बहुत ज्यादा प्रसार हो गया है। इसी के कारण ये कठोर कानून जो है उसके कारण यहाँ पे काला बाजारी ज्यादा हो रहा है किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए। तो वित्तीय संकट से राहत के लिए किडनी बेचना एक मुख्य धारा का संदर्भ है। ये काले बाजार अपने सभी हताश, जिसको भी मिल नहीं पा रहा है किडनी या जिसे मैच नहीं कर रहा है, तो ये सभी हताश लोगों के लिए मनमाने कीमत लेते हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन उचित कानूनी और चिकित्सक सुरक्षा उपायों के बिना किताबों से परे संचालित होते हैं। ये पूर्णतः इलीगल होते हैं, इसलिए ये मोटी रकम हासिल करते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है किडनी विनिमय कानून में सुधार बहुत ही धीमा है। मानव अंगों और ऊतकों का प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 की बात की जा रही है, जिसमें मस्तिष्क स्टेम मृत्यु से प्रत्यारोपण की संभावना को पहचानकर शुरुआत की गई। 2011 में इसका संशोधन किया गया और स्वैप ट्रांसप्लांट को वैध कर दिया गया और एक राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया। लेकिन प्रारंभ में राष्ट्रीय नेटवर्क अविकसित रहा। शुरुआत में ही राष्ट्रीय नेटवर्क अविकसित रहा। मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण नियम जो 2014 के अनुसार है, केवल निकट संबंधियों के लिए स्वैप प्रत्यारोपण की अनुमति देता है। सरकार ने हालिया सुधार जो अभी फरवरी 2023 में किया, उसमें कहते हैं कि अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करते समय उम्र और निवास की आवश्यकता में अधिक लचीलापन लाने की अनुमति दी गई है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी लचीलापन लाई गई है, लेकिन ये सुधार जो है वो अपर्याप्त है। किडनी आपूर्ति के बुनियादी मुद्दे को काफी हद तक अनदेखा करता है। यही कारण है कि परोपकारी दान, इसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक डोनेशन, स्वैप के लिए गैर निकट सापेक्ष दान की अनुमति देना और प्रोत्साहित करना और किडनी एक्सचेंज बुनियादी ढांचे में सुधार करना फायदेमंद हो सकता है जब हम लोग स्वैप और एक्सचेंज को लीगल करेंगे भारत में। तो भारत को चेन और स्वैप में सुधार के लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। विश्व स्तर पर पर्याप्त मामले स्थापित की गई है, जिसमें जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, नीदरलैंड, यूएसए अन्य के बीच अब परोपकारी दान की अनुमति की जाती है, मतलब कि अल्ट्रुइस्टिक डोनेशन की जाती है, यहाँ लीगल है। स्वैप स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में किडनी चेन और स्वैप के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रियां हैं। अमेरिका ने विशेष रूप से हजारों स्वैप और श्रृंखलाएं चेन की सुविधाएं प्रदान करने में प्रगति की है। स्पेन ने किडनी विनिमय के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी किया है। इसलिए भारत भी वास्तविक चुनौतियां जो है वो हजारों नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऐसे मौजूदा सफल नियमों से सीखना होगा और उसे अपने देश में अंगीकृत करने की आवश्यकता है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें मेनली कहा जाता है कि वर्तमान समय में जो है वो भारत में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब से ये कॉन्सेप्ट आ गया है न्यूक्लियर फैमिली का, बच्चे जो कमाने के बाद अलग स्टेट में जाने लगे हैं और ज़्यादातर माँ बाप अकेले रहते हैं, तो वो ज़्यादा केयर नहीं करना चाहते हैं और अभी बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है जब से वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है निरंतर। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल है, इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है बूढ़ों की देखभाल, मतलब कि वृद्ध लोगों की देखभाल। भारत में बुजुर्गों को सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ही कहा जाता है इंडिया मस्ट अट्यून इट्स पॉलिसीज टू इंश्योर द एल्डरली लाइफ अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो वृद्ध लोगों का है और भारत भी इसमें शामिल है। सभी लोग शामिल है, जहां भी बच्चे पैदा होते हैं वो जवान बूढ़े, ये तो प्रोसेस है नेचर का। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 यहाँ पे कहा जाता है द रियलिटी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड्स इंडियाज एजिंग रिपोर्ट 2023। इसमें कहा जाता है कि 60 वर्ष से ऊपर की जो जनसंख्या है वो 2050 तक 10% बढ़ जाएगी। ठीक है, 10.5% या 14.9 करोड़ 1 जुलाई 2022 के अनुसार अगर कहा जाए, इससे दुगना होकर 20.8% या मतलब कि 2050 में 20% बढ़ जाएगी, मतलब कि 34.7 करोड़ लोग जो होंगे वो वृद्धावस्था में होंगे। मतलब कि यहाँ पे कहा जाता है कि 5 में से 1 व्यक्ति जो होगा वो वृद्ध होगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 1/3 जो हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि एक देश का बड़ा हिस्सा जो वृद्ध हो जाएगा तो इससे स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और समाज पर भी बड़ा असर पड़ेगा, मतलब हेल्थ, इकोनॉमी एंड सोसाइटी पर इट विल इम्पैक्ट। ठीक है, उदाहरण के लिए केरल और पश्चिम बंगाल में बुजुर्ग की आबादी बढ़ रही है।
जो अकेले रहते हैं, क्योंकि बच्चे बेहतर अवसरों के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, अभी मैंने शुरुआत में ही बोला। ठीक है, आगे कहा जाता है महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय भिन्नताएं, मतलब कि अलग अलग राज्यों में ये भिन्नताएं भी देखी गई, जैसे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के साथ बीमारी से लड़ने में बेहतर तरीके, और भारत सहित कई देशों में प्रजनन दर में कमी के कारण बढ़ती बुजुर्ग आबादी के पोषण में भी चुनौतियां आ रही है। इस व्यापक घटना के भीतर महत्व के असंख्य अन्य डेटा भी उपलब्ध हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि वृद्धों की स्थितियां जो है निरंतर खराब हो रही है। उदाहरण के लिए जो महिला बुजुर्ग नागरिकों की संख्या उनके पुरुष से अधिक होती है, मतलब कि वृद्धावस्था में अगर तुलना किया जाए तो वृद्धा में जो महिला होती हैं वो ज्यादा होती हैं संख्या में पुरुषों की तुलना में। तो 60 वर्ष की उम्र में भारत में एक व्यक्ति 18.3 साल और जीने का उम्मीद रखता है। वहीं अगर महिलाओं का देखा जाए तो 60 वर्ष की उम्र में जो कि 19 वर्ष तक जी सकती है। यही बातें तुलना की जा सकती है कि महिलाएं ज्यादा जी सकती है। यदि भारत में जहां श्रम शक्ति में भागीदारी 24% से कम है, इस महिलाओं की बात की जा रही है, तो महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वे बुढ़ापे में और अधिक असुरक्षित हो जाएंगे। एट 60 years अ पर्सन इन इंडिया में expect to live another 18.3 years, which is higher in the case of women at 19 year compared to the men। यही कहा जाता है कि पुरुषों से अधिक महिलाओं की क्षमता होती है जीने की। इफ वुमेन इन इंडिया वेयर लेबर फोर्स पार्टिसिपेट इज लोअर देन 24% डू नॉट हैव इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी, और भी समस्या बढ़ जाती है। दे विल बिकम मोर वल्नरेबल इन ओल्ड एज। यही बात कही जाती है कि पुरुषों तो मान लीजिए बहुत से पुरुष कमाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे पेंशन मिल रहा है, लेकिन महिलाओं की स्थिति खराब हो जाती है जब उसके हस्बैंड नहीं होते हैं तो। ठीक है, महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय भिन्नताएं जो यहाँ पे देखेंगे, दक्षिण के अधिकांश राज्यों में 2021 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बुजुर्ग आबादी थी उसकी हिस्सेदारी अधिक है। यह अंतर 2036 तक और बढ़ने की उम्मीद है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों में वृद्धि देखने की उम्मीद है। 2036 तक बुजुर्गों की जो आबादी का हिस्सा भी है वो भारतीय औसत से कम है, और कुल मिलाकर 5 में से 2 बुजुर्ग सबसे गरीब संपत्ति वर्ग से आते हैं, मतलब सबसे गरीब लोगों में आते हैं। 5 में से 2 बुजुर्गों का अगर सर्वे किया जाए, पंजाब में 5%, छत्तीसगढ़ से 47% तथा साथ ही 18.7% बुजुर्गों के पास कोई आय नहीं है। ठीक है, यही बात कहा जाता है 18.7% बुजुर्गों के पास कोई भी आय का स्रोत नहीं है। ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्ग का है और अक्सर आर्थिक रूप से वंचित है। चुनौतियां, शारीरिक रूप से चुनौतियां, मानसिक स्वास्थ्य, भोजन, आश्रय की बुनियादी जरूरतें, आय सुरक्षा और सामाजिक देखभाल से निपटने के लिए संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है, जिससे कि वृद्धावस्था देखभाल को उसकी अद्वितीय स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जा सके। तो वृद्धों को लक्ष्य करने वाले भारत द्वारा बनाई गई कई योजनाएं हैं, लेकिन कई लोग उनसे अनजान हैं और उन्हें योजना का लाभ नहीं उठा पाते, साइन अप नहीं कर पाते। तो वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति 1999 और माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 बुजुर्गों की देखभाल का प्रावधान करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ नागरिक सम्मान पूर्वक रहें। सार्वजनिक और निजी नीतियों को और अधिक सहायक वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है। इसमें लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है, जिससे कि वृद्धों को सम्मान पूर्वक वृद्धावस्था में जीवन व्यतीत करने में सफलता प्राप्त हो सके। तो ये थी आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज और भी 2-3 आर्टिकल्स अच्छे थे, लेकिन समय की कमी कारण मैं डिस्कस नहीं कर पाया, उसे अगले डिस्कशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।